सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो पार्ट्स हमारे चैनल पर आ चुके हैं फ्यूचर दिशा के नाम से। आप पहले प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और उसके साथ साथ ही आज हम आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट को लेकर। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। As we look around the room, we see most objects by the light reflected from them in order to converge. मतलब to bring the parallel rays of light closer. हम अपने रूम में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, most of the object, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं? By the light reflected from them in order to converge. अपनी जो उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उनको या तो वो कन्वर्ज कर रहे होते हैं। इसका मतलब है अब जितनी भी लाइन उनके पैरेलल आ रही हैं उनको अपने पास लेकर आ रहे हैं, या फिर वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं। डाइवर्ज मतलब टू स्प्रेड आउट द पैरेलल रेज ऑफ लाइट। मतलब देखिए, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करना, मतलब मिलना, इसको बोलते हैं हम कन्वर्ज। और डाइवर्ज होता है एक पॉइंट से निकलना, ऐसे निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज। This phenomena of converging and diverging is done by the spherical mirrors. अब यही जो फिनोमेना है कन्वर्ज होने का और डाइवर्ज होने का पैरेलल रेज का, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, एज वी नो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब निकलती हैं तो वो हमेशा पैरेलल रेज ही निकलती हैं, बिल्कुल सीधी ऐसे पैरेलल रेज निकलती हैं। दिस फिनोमेना ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, यही फिनोमेना जो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रहा है वो किससे होता है? स्फेरिकल मिरर से हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं द मिरर्स हैविंग कर्व लाइक सर्फेसेस आर नोन एज कर्व मिरर्स। जिनका कर्व जैसा सरफेस होगा, फॉर एग्जांपल या तो ऐसे वाला कर्व होगा या फिर ऐसे वाला कर्व होगा। जिनका भी फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो, इसमें कर्व होता है, मिरर में कर्व होता है, बिल्कुल प्लेन मिरर नहीं है, सीधा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कर्व है। और आप इस वाले मिरर में भी देख सकते हो, ये भी कर्व है। तो इन मिरर्स को जो कि कर्व लाइक सर्फेसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कर्व्ड मिरर्स। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस लेसन के खत्म होने के बाद आप क्या क्या चीजें बता सकेंगे। Define the spherical mirrors. You will be able to define spherical mirrors. Understand the types of spherical mirror. आप उनके types बता सकते हैं। Understand the reflection of light by spherical mirrors. जैसे कि concave mirrors होते हैं, convex mirrors होते हैं, उन सब के अंदर जो reflection हो रही है उन सबको आप समझ पाएंगे। Differentiate between concave and convex mirror. आप उन दोनों के बीच में differentiate कर पाएंगे। हाउ टू फॉर्म इमेजेस, इमेजेस कैसे बनती हैं ये जान सकेंगे इसके बाद आप। नो द साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे और एट लास्ट मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कर्व सरफेस। अब हमने देखा कि वो जो कर्व मिरर होते हैं या तो ऐसे वाला कर्व होगा या तो ऐसे वाला कर्व होगा या ऐसे वाला, हमने पीछे एग्जांपल्स भी देखे उसके। तो अब हम बात करेंगे कर्व सरफेसेस के बारे में। अब उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. अब हमने किसकी बात करनी है? स्फेरिकल मिरर की। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर एक वो मिरर होता है whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. अब ये hollow sphere है, sphere means ये sphere है, ओके। इस स्फीयर का पार्ट है क्या? रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। फॉर एग्जांपल ये कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे हमने। ये कन्वेक्स मिरर है, यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कन्वेक्स मिरर है। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं ये किसका पार्ट है? इस पूरे स्फीयर का, इस होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक स्फीयर है ग्लास का, उसका पार्ट है ये, और इसको हम बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर। इसको बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर। और बीच का जो सेंटर होता है स्फीयर का सेंटर, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन होती क्या है। The spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. ये है उसका reflecting surface, यहाँ से रिफ्लेक्शन होएगी।
नाउ अब वो भी दो टाइप के होते हैं, कौन से, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब इनके बारे में पढ़ना है, कनकेव और कन्वेक्स की डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। First of all, there is concave mirror, a spherical mirror in which reflection takes part at the bend in the surface is called concave mirror. ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है in which reflection takes part at bend in the surface is called concave mirror. जो अंदर से bend in हो रहा है, अंदर से bent है। bent मतलब आपको पता है क्या होता है, अंदर से मुड़ा हुआ है ये, ओके, अंदर से इनवर्ड मुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और अगर कन्वेक्स की बात की जाए तो वो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, वो उसका उल्टा होगा। A spherical mirror in which reflection takes part at bulging out surface is called convex mirror. ये जो bulging out मतलब जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये बेंट इनवर्ड था, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, इस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि ये बेंट इनवर्ड्स है एंड ये आउटवर्ड्स बल्ज है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, और उसी से रिफ्लेक्शन होने वाली है। ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। नाउ अब आती है बात कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की टू अंडरस्टैंड स्फेरिकल मिरर्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने से पहले। हमने सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज अ सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब हमने देखा था क्या होता है, ये पूरा एक होलो स्फीयर होता है, ये पूरा का पूरा एक होलो स्फीयर होता है, और उसी के पार्ट होता है एक मिरर, एक मिरर, और उसका जो सेंटर होगा वो उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द डेफिनेशन विल बी इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ओके, ये मिरर है, ये उस पूरे स्फीयर का, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है, उसका कुछ पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उसके सेंटर को हम क्या बोल देंगे, स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं हम पोल की। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। अब जो ये स्फेरिकल मिरर था, ये स्फेरिकल मिरर था ना, ये पूरा तो होलो स्फीयर था, ये इसका कुछ पार्ट था जिसको हम मिरर बोल रहे थे। इस मिरर का जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। अब इसका जो बीच में जो सेंटर बनेगा, ये हाफ पार्ट ये, हाफ पार्ट ये, इसका जो सेंटर बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं पोल। प्रिंसिपल एक्सिस। What is principal axis? The straight line passing through the center of curvature and pole is called principal axis. Principal axis क्या है? एक straight line है जो कि किससे पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये लाइन, एक सीधी लाइन खींच दी हमने जो कि कहाँ से पास करी थी, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी थी और एक पोल से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, इस पूरे स्फीयर का सेंटर था, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर था, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो पोल था जो कि सेंटर किसका था, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, उन दोनों से जो पास करती है जिस एक्सिस, फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे हमने इस एक्सिस को पास करवाया इन दोनों चीजों से, और उसको बोल दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या बोला उसे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये थी डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, अपर्चर की। अब बात करते हैं अपर्चर क्या होता है। द पोर्शन ऑफ मिरर वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। वो पोर्शन मिरर का, ये था मिरर, और वो पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन होगा जहां पे रिफ्लेक्शन होगी, ये रेड रेड पार्ट से दिखाया दिया है इसमें इन्होंने, ये जो रेड पार्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ अ मिरर बोलेंगे किसको, जो अंदर वाला रेड पार्ट है जहां से रिफ्लेक्शन होगी, बाहर वाले पार्ट से नहीं हो रही रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होगी, इसलिए उसको हमने बोला है अपर्चर ऑफ द मिरर। अब देखिए इन्होंने बताया लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, जैसे मैंने बताया यहाँ से लाइट रेस आएंगी, यहाँ से,
यहाँ से सारी लाइट रेज आएंगी, ऐसे पैरेलल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लाइट रेज यहाँ से आएंगी। सो ये जो अंदर की तरफ होगी वहां पे रिफ्लेक्शन होगी, जैसे मैंने आपको बताया हो। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। The point on the principal axis to which all the light rays are parallel and converge after reflection is called the principal focus. अब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये सारी जो पैरेलल रेज आ रही हैं एक ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया इंफिनिटी के ऊपर, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं, ये बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं। अब ये कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगी ना, जो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये सारी रेज जो कि पैरेलल आ रही हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इसके रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, उसके बाद जो उस पॉइंट पर आके ये सारी रेज मिल जाएंगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये देखो ये बहुत सारी रेज थी जो कि पैरेलल थी, आ रही थी किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर, और वो सब कहाँ जाकर मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज कर रही हैं, एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, उसको हमने बोल दिया है प्रिंसिपल फोकस। नाउ अब इसमें आप देख सकते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ क्या होती है, वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि वेवलेंथ होती है वैसी होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसके बीच का डिस्टेंस होगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए ये रहा पोल और ये रही फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोल देंगे हम फोकल लेंथ, मतलब उसकी लेंथ कहाँ पर जाकर फोकस आ रहा है उसकी लेंथ को बोल देंगे हम फोकल लेंथ। सो आई होप ये सारे डेफिनेशंस बहुत ही अच्छे से क्लियर है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनको बहुत ही ध्यान से इस डायग्राम के थ्रू देखना है आपको, ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कनकेव मिरर। अब कुछ ना कुछ रूल्स होंगे किसके, इमेज ऑब्टेन करने के, किसके थ्रू, बाय द कनकेव मिरर। नाउ यू कैन सी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्या बोला उन्होंने, फोकस इज इक्वल्स टू r by 2। अब देखिए ये थी बहुत सारी रेज जो कि आ रही थी और ऑब्जेक्ट से, अब आपने इसके एनिमेशंस में देखा ये सब आके कहाँ पर कन्वर्ज करी थी, फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर रही थी। अब जो रेडियस होगी, रेडियस कौन सी होगी, ये रेडियस पूरे को बोलेंगे, इस पूरे को मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। अब जो फोकल लेंथ है, जो फोकस आया वो उसके बीच में आया ऑब्वियसली, सो हम इसलिए बोलेंगे कि f इज इक्वल्स टू r बाय 2। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, इनके बीच का रिलेशन होता है, हमेशा जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस के हाफ होगी। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, a ray of light which is parallel to principal axis passes through its focus and after reflection from the mirror। एक रे ऑफ लाइट जो कि किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस की। अब आपने इस एनिमेशन के अंदर देखा था क्या हो रहा था, यहाँ से एक रे निकल कर आ रही थी ऑब्जेक्ट से, और वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। ये रहा फोकस और इससे पास करके जा रही है। अब ये रूल होता है, ये हमेशा एक रूल होता है क्या, कि एक जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो हमेशा ही फोकस से पास करेगी। वो ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देगी, इससे पास नहीं करेगी, ना ही वो ऐसा होगा कि पोल से पास करेगी। वो हमेशा ही जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस था ना आपका, ओके, इसके जो पैरेलल रे आ रही है वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हो रही है, ये मिरर था, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो हमेशा फोकस से पास करेगी। ये था रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, सी a ray of light passing through the center of curvature reflects back along the same path। अब हमने पैरेलल रेज की बात नहीं की, फर्स्ट रूल में हमने बात की कि एक रे जो कि पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाएगी। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बचा था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक अलग रूल होता है, जो भी रे कहाँ से पास कर रही है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, वो हमेशा क्या करेगी, रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ के थ्रू वापस चली जाएगी जहां से आई और वहीं से वापस चली जाएगी।
उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो फोकस से पास करेगी या कहीं और से पास करेगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो उसी के अलोंग वापस चली जाएगी, अपने उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। तो ये था रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3, a ray of light passing through focus then becomes parallel to the principal axis। अब हमने इसके अंदर देखा, इस एनिमेशन के अंदर आपने अभी अभी देखा क्या हो रहा था कि एक रे जो कि यहाँ से निकली थी, यहाँ से आ रही है, जो कि फोकस से निकल रही है, फोकस से पास कर रही है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कहाँ से जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि फर्स्ट रूल में पढ़ा था, फर्स्ट रूल का अपोजिट ये वाला थर्ड रूल होता है। फर्स्ट में क्या था, जो कि पैरेलल आ रही थी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बट अब क्या हो रहा है, जो कि फोकस से पास करके निकल रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये था रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4 क्या कहता है, a ray of light incident at the pole is reflected back making the same angle with the principal axis। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो रे कहाँ से आ रही है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, पोल पे इंसिडेंट हो रही है, पोल पे आ रही है ये री इंसिडेंट रे, और ये कहाँ पर आ रही है, पोल पे आ रही है। क्या होगा आप उसके बाद, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द एंगल सेम एंगल, मतलब एंगल ऑफ आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये तो हमें पहले से ही पता है। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, जो रे इंसिडेंट हो रही है, जो कि आ रही है और जो कि पोल पे आके मिल रही है, पोल से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है, यहाँ से आई थी और जो गई है, उनका जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। रूल 4 इसकी बात कर रहे हैं। रूल थर्ड एंड रूल सेकेंड एंड रूल फर्स्ट, ये सब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ये रूल्स आपके आगे जो आप डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत काम आएंगे। इनको हमेशा रिमेम्बर रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। ये होती हैं मेन रूल्स जिसके ऊपर आप रे डायग्राम्स आगे बनाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर किस किस टाइप की अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बना रही हैं उसकी बात करेंगे, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बना रहे हैं। अब पहले आप इसमें देखेंगे इमेज के अंदर, उसे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप यहाँ पर क्या क्या चीज को समझ पा रहे हैं। ओके, when the object is placed between pole and the focus, अब क्या हो रहा है, ये रहा आपके पास कनकेव मिरर, ये था कनकेव मिरर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन द पोल एंड फोकस। ये था पोल, ये आपको पता है ये वाला पॉइंट जो होता है वो पोल होता है, जो कि मिरर का हाफ था उसको हम पोल बोल रहे थे, ये रहा पोल। और ये था फोकस, जहां पे सारी रेज आकर मिल रही थी, पैरेलल रेज पास कर रही थी, वो फोकस था। और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस साइड भी हम इसको फोकस बोल देते हैं कि बिकॉज सेम डिस्टेंस पे होता है। सो अब ये बता क्या बोल रहा है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच में, इन दोनों के बीच में ये कैंडल हमने रख दी है, ये रही कैंडल, और इसको इन दोनों के बीच में रख दिया गया है। अब इमेज कैसे बनेगी और कहाँ पर बनेगी। अब इन्होंने बोला इमेज बन रही है कहाँ पर, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर। देखो आपको ये इमेज दिख रही है, ये इमेज है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी ये डॉटेड लाइन आएगी मतलब वो इमेज फॉर्म हो रही है। रियल लाइंस जहां पे मिल रही है मतलब वहां पे रियल इमेज बन रही है। बट जहां पर ये डॉटेड लाइन मिल रही है मतलब होता है वर्चुअल इमेज बन रही है वहां पर। ओके, मतलब नकली वर्चुअल इमेज बन रही है, इमेजिनरी इमेज बन रही है। देखिए इन्होंने बोला कहाँ बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, ये रहा मिरर और इसके पीछे बन रही है इमेज। अब ये कैसे बन गई इमेज, वो ऐसे बनेगी जैसे कि आपने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि कोई भी रे, ये एक रे थी, फॉर एग्जांपल एक कैंडल से ऊपर वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल सेज दैट जो भी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करने वाली है, फोकस से पास करने वाली है। तो हमने उसको यहाँ पर फोकस से पास करवा दिया। अब यहाँ से फोकस से पास कर दिया। अब
जो दूसरी फोर्थ रूल हमने क्या पढ़ा था कि जो रे यहाँ से निकलकर पोल पर मिलेगी उसका एंगल ऑफ आई किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। सी यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ऐसे ही वो रिफ्लेक्ट होकर उधर चले जाएंगे। अब ये दोनों तो पता नहीं कहाँ पर जाकर मिलेंगी, असल में तो ये मिल नहीं सकती कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो हमें इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक वर्चुअल क्रिएशन करनी पड़ेगी, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया इमेजिनरी डॉटेड से रिप्रेजेंट करके हमने इन दोनों रेज को कहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास इमेज बन गई जो कि क्या बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी। सी ये बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है, वर्चुअल भी बनी है और सीधी भी बनी है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मतलब मैग्नीफाइड भी बनी है। ये था ऑब्जेक्ट, अब इससे बड़ी इमेज बनी है, सो हम बोलेंगे क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो ये था केस जिसके अंदर कहाँ पर रखा हुआ था हमने ऑब्जेक्ट को, बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। सो इमेज कहाँ पर बनी, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। वर्चुअल बनी मतलब नकली थी, इमेजिनरी थी, और इरेक्ट मतलब सीधी थी, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट थी मतलब बड़ी थी ऑब्जेक्ट से। ये आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ना। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। अब हमने कहां पर रखा ऑब्जेक्ट को, फोकस के ऊपर। तो अब हम क्या क्या चीजें नोटिस करेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगी। पहली बात तो ये बोल रहा है इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, वो हम देखेंगे कैसे बनेगी। सेकंड बोल रहा है रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज। थर्ड बोल रहा है हाईली एनलार्ज होगी। अब ये चीजें हो कैसे रही है, ये बन कैसे रही है इमेज, अब हम ये देखें। हमने कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, ये कैंडल थी, इसको हमने रखा फोकस के ऊपर। इससे पहले फोकस और पोल के बीच में रखा था, इस बार हमने कहाँ रखा इसको, फोकस के ऊपर। अब फोकस से जो रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी कहाँ से, फोकस से पास करेगी। ये फर्स्ट रूल बता ही देता है हमें, यहाँ सर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कर चुकी है। सेकेंड रूल तो नहीं इसमें यूज होगा। अब सीधा बात करते हैं फोर्थ रूल की। फोर्थ क्या कह रहा था, एक रे ऑफ लाइट जब भी कहाँ से इंसिडेंट हो रही है पोल के ऊपर, वो कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी उसमें से, और एंगल क्या होंगे दोनों, एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। सो असल में तो ये भी मीट नहीं कर रही थी, रियलिटी में ये भी नहीं मीट कर रही थी। ऐसे ही हमने इसको कहाँ प्रोड्यूस कर दिया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, बिकॉज ये दोनों रेज कहाँ जा रही है, बिल्कुल सीधी पैरेलल में जा रही है। तो ये कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती। जहां पर रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट करती है वहीं पर इमेज बनती है, बट ये मीट नहीं कर रही है तो इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज। और ये क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और हाईली एनलार्ज होगी। रियल मतलब असली, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। ओके, और हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत दूर इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ जाकर इमेज बनेगी तो कितनी बहुत बड़ी बनेगी, हमें नहीं पता वो कितनी बनेगी, और वो होगी हाईली एनलार्ज। सो इसमें हमने बात की इन दो एग्जांपल्स की कि कैसे इमेजेस बन रही हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने नए केस के बारे में, इमेज कैसे कैसे बन रही है कनकेव मिरर के अंदर। दो केस आप पढ़ चुके हो, कौन से, एक बार तो फोकस और पोल के बीच में रखा था हमने ऑब्जेक्ट को, और एक बार कहाँ पर रखा था, फोकस पर रखा था। अब बात करेंगे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये रहा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब देखेंगे कि कहाँ पर इमेज बनने वाली है और कैसी उसका नेचर होने वाला है, कैसी इमेज बनने वाली है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी, उससे आगे जाकर रियल और इन्वर्टेड होगी, और क्या क्या होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी होगी। अब ये इमेजेस कैसे कैसे बन रही है इसकी डिटेल हम देखेंगे कैसे बन रही है। सी कहाँ पर रखा था अब हमने कैंडल को, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, बिटवीन एफ एंड सी। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा फोकस, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। अब देखेंगे कि कैसे बन रही है इमेजेस। अब देखिए एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, इसके पैरेलल निकली है, ये निकली यहाँ से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से पास करेगी, ये हमेशा फर्स्ट रूल क्या कहता है, फोकस से पास कर गई है, ये फोकस से पास कर गई क्योंकि ये फर्स्ट रूल है हमारे पास।
और ऐसे ही फोर्थ रूल क्या बोलता है, हम पिछले 2 केसेस में पढ़ चुके हैं, आप ये बता सकते हो कि यहाँ से जब ये रे पास करेगी तो एंगल आई आर के इक्वल बन के ऐसे ये पास कर जाएगी। अब ये दोनों रेज एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, जो कि है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। जब इस पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ, सो इमेज भी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बन जाएगी इमेज यहाँ पर, और वो क्या होगी, रियल, बिकॉज असल वाली रेस डॉटेड वाली रेज नहीं मिल रही है, डॉटेड वाली रेज मिलकर हमारे पास कोई इमेज नहीं बना रही है, असल में जो रेज थी वही मिलकर हमारे पास इमेज फॉर्म कर रही है। इसलिए इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है, इसके बाद में बन रही है इमेज। और रियल और इन्वर्टेड असल में बन रही है, रियल मतलब रियलिटी में बन रही है, ये असल में बन रही है, ये जो रियल रेज हैं वो असल में जाकर वहां मिल रही हैं, और इमेज बन रही है इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और बन रही है क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट तो इतना था, ऑब्वियसली आप इसको देख के बता सकते हो कहाँ कैसी बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज। सो ये था हमारे पास केस किसका, when the object is placed between the center of curvature and the focus। अब हम यहाँ पर 3 केसेस को अच्छी तरह से डिटेल में बात कर चुके हैं उनकी। अब हम नेक्स्ट केस के बारे में पढ़ेंगे। when the object is placed at the center of curvature। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, तो कैसी कैसी इमेज बनने वाली है। सी, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म्ड कैसी होगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी इमेज भी। देखिए अब इसमें देख सकते हैं, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा था, और जो इमेज है, ये इमेज है ना, ये इमेज भी कहाँ पर बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। अब ये कैसे बन रही है, और ऑब्वियसली बात है, अब इसको देख के बता सकते हैं, रियल भी है ये, असल में जो रेज मीट कर रही है वो भी है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी भी है, और इसके साथ साथ सेम साइज भी है इसका, बिल्कुल सेम साइज है। सो देखिए, यहाँ से रेज जा रही है, एक रे निकली यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। फोर्थ रूल की तरह जैसे हम बाकी केसेस में पढ़ रहे हैं, ये रे यहाँ से निकल के यहाँ पर मीट कर देंगी, और जिस पॉइंट पर दोनों रेज आकर मिल रही हैं उसको हम, वहां पर हमने क्या बनानी है, इमेज बनानी है, और इमेज कैसी बनेगी, ऐसे मतलब इन्वर्टेड, ये मतलब ऐसे एरो ऊपर था तो ये अब नीचे की तरफ आ जाएगी, उल्टी इमेज बनेगी उसकी। और क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेम साइज, अब यहाँ पर देखिए बड़ा, इन केसेस में तो बड़ी बन रही थी इमेज, बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम साइज की बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस ऐसा होता है जिसमें सेम साइज की ही ऑब्जेक्ट जितना था उतनी ही इमेज बन रही है, और इन्वर्टेड और रियल बन रही है। ये था केस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इनमें से जितने भी केस हैं, इनमें से पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है आपसे, आप क्वेश्चन दे देंगे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, अब आप बताइए कि इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। सो आपने ये पूरे डायग्राम को बनाना है, और साथ में ये सब लिखना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज कैसी बनने वाली है।